गुड आफ्टरनून भाई, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? आप सभी लोगों का स्वागत है। यूट्यूब पे क्लास नहीं चल रही क्या? चल तो रही है बेटा, 9 से 10, 10 से 11। और यूट्यूब पे किस टाइम लगाओगे? 2 घंटे लेके आया हूँ यूट्यूब पे। 9 से 10 लिए और 10 से 11 लिए। ठीक है ना भाई साहब? तो चल रही है अभी ड्यूअल ड्यूअल क्लासेस। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू सभी को। वंदे मातरम, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। अंकित, प्रदीप, गौरव, विशाल, प्रियंका, हर्षित, अभय, अभिषेक, हिमांशु, मोहित, सुमित, शुभम। लाइव हो गया अभी सेशन हमारा। तो रैंकिंग हमने कर लिया था। आज करना था मात्र कंपैरिजन। कंपैरिजन होती बेटा तुलना। कंपैरिजन होता तुलना की चीजों को लेकर हम तुलना करेंगे। तो ये हमारे पास रहेगा तुलनात्मक परीक्षण। जैसे कंपैरिजन था, तो अब इसको डाटा सफिशिएंसी के माध्यम से कैसे बताया जाएगा। तो वो डाटा सफिशिएंसी भी हम यहां पे करेंगे। पहले कंपैरिजन टेस्ट कर लें, तुलनात्मक परीक्षण उस चीज का कर लेते हैं फटाफट से। एक ही क्लास बहुत है उस चीज के लिए, और फिर हम वो डाटा सफिशिएंसी भी कर लेंगे। तो रैंकिंग की हम जब बात करते हैं तो तुलना होती है 5-6 व्यक्तियों में कि ये व्यक्ति इसको बड़ा है, ये व्यक्ति छोटा है, ये व्यक्ति हल्का है, ये व्यक्ति भारी है। तो तुलनात्मक की बात करेंगे तो वो तुलनात्मक परीक्षण कहलाता है। स्क्रीन पे अगर हम बात करते हैं आओ मेरे बच्चों, शुरू करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। तो अब हम बात करते हैं कंपैरिजन टेस्ट की, तुलनात्मक परीक्षण, कि हम चीजों के बीच में तुलना बिठाएं और तुलना बिठा के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है? तो तुलना में बेसिकली क्या होता है, हम 2-3 चीजों की तुलना करते हैं और उनसे फिर हम क्वेश्चंस यहां पे निर्धारित करते हैं। जैसे ये रहा, मानवी साध्वी की बड़ी बहन है, सोनल जया से 1 साल छोटी, कुसुम की उम्र जया दोगुनी है, साध्वी कुसुम से केवल 1 दिन छोटी है। आओ बेटा, साध्वी कुसुम से केवल 1 दिन छोटी है। मानवी साध्वी की बड़ी बहन है, सोनल जया से 1 साल छोटी है, कुसुम की उम्र जया से दोगुनी है, साध्वी कुसुम से केवल 1 दिन छोटी है। उनमें सबसे छोटा कौन है ये बताना है। अब इसमें बड़े और छोटे को आप ऐसे कर सकते हैं कि ये डायग्राम बनाए इसमें और ये सर्कल रखें। जिधर की तरफ ये खुला होता है ये बड़े को रिप्रेजेंट करता है, और जिधर की तरफ ये बंद होता है ये छोटे को या छोटे को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहां बड़े और छोटे की, बिगर और स्मॉलर की बात करेंगे। यहां पे ये बिग होगा और यहां पे ये स्मॉल होगा। तो एक तरफ होगा ये बिग होगा और एक तरफ होगा ये स्मॉल होगा। तो मानवी साध्वी की बड़ी बहन है, सोनल जया से 1 साल छोटी, कुसुम की उम्र जया से दोगुनी है। सोनल जया से, कुसुम की उम्र जया से दोगुनी है। अब जया से डबल उम्र की कौन है बेटा? कुसुम। ये बड़ी है ना, ये रहा। कुसुम की उम्र जया से डबल है। साध्वी कुसुम से केवल 1 दिन छोटी है। अब ये उम्र में डबल है, ये 10 साल तो ये 20 साल। साध्वी कुसुम से केवल 1 दिन छोटी है, इसका मतलब कुसुम आएगा, फिर साध्वी आएगा,
फिर जया आएगा। पहले बताओ ये बात आपको क्लियर है? कुसुम की उम्र जया से डबल है। कुसुम की उम्र जया से कितनी है? डबल। तो कुसुम की उम्र जया से डबल है और सांध्वी कुसुम से केवल एक दिन छोटी है। सांध्वी कुसुम से केवल एक दिन छोटी है। तो यहां तक हमें क्लियर हो गया। सोनल जया से एक साल छोटी है। जया से छोटी कौन है? सोनल। उसके बाद मानवी सांध्वी की बड़ी बहन है। सांध्वी से एक और बड़ा है, वो है मानवी। अब हो सकता है मानवी और कुसुम एक ही उम्र की हो, अलग अलग उम्र तो नहीं बताया, सेम एज की भी हो सकती है। ये सबसे बड़ा तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हम सबसे छोटा बता सकते हैं कि उनमें सबसे छोटा कौन है? सोनल। तो सबसे छोटे को हम सोनल बताएंगे। ये वाले सवालों के लिए आपको कोई ट्रिक नहीं बताई जाएगी, कोई ट्रिक या फार्मूला नहीं होगा। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए सीधी सीधी अप्रोच होती है, क्योंकि ट्रिक लॉजिक फार्मूला तो रैंकिंग में बता दिया मैंने। ये कंपैरिजन टेस्ट है, उसी का हिस्सा है। यहां कोई फिक्स ट्रिक नहीं बता सकते कि ये फार्मूला लगा दो सवाल आ जाएगा इस टाइप में। यहां पे आपको इन चीजों का कंपैरिजन करना पड़ेगा, खुद से ही करना पड़ेगा, स्वयं से करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इनके बीच में जो संबंध आ रहा है वो क्या संबंध आ रहा है और कैसा संबंध आ रहा है। तो यहां तो उनमें से सबसे छोटा कौन है? तो हम सोनल, जया, सांध्वी। और इस प्रकार से चीजों को सॉल्व करके भी आप उसे यहां पे बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। आ गया बेटा? अगर यह चीज समझ में आ गई तो फिर इसको बता दो, जल्दी बताओ, इसको सॉल्व करो। इजी है, यह भी मुश्किल नहीं है। पी क्यू टी ए बी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। टी पी और बी से लंबा है लेकिन ए और क्यू से छोटा है। टी किससे लंबा है? पी से। बी टी किससे लंबा है? बी से। बी कोई गारंटी नहीं है इनमें, बी और पी में, लेकिन ए और क्यू से छोटा है। ए से और क्यू से छोटा है। अच्छा ये कह रहा पी सबसे छोटा नहीं है। अगर पी सबसे छोटा नहीं है तो बी को कर दो सबसे छोटा। भाई देखो इनसे बड़े ए और क्यू है, ये बात हमें क्लियर है। पी और टी से, बी और टी से बड़े ए और क्यू है और हमारे पास यहां पे पी सबसे छोटा नहीं है। अगर हम यहां पे बात करें और मैं ये कहता हूं कि पी सबसे छोटा नहीं है, हम यही तो बात कर रहे हैं बेटा कि पी जो है, पी पंजाब यहां पे सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा फिर बी को मान लो। अगर पी सबसे छोटा नहीं है तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा बेटा? सबसे छोटा बी हो जाएगा। सबसे छोटा बी हो जाएगा क्योंकि पी तो सबसे छोटा मना कर दिया। सबसे लंबा कौन है? ए और क्यू है बेटा। ईमानदारी से बताओ कितनों का उत्तर आ गया था? आपसे पूछा कि इनमें सबसे लंबा कौन है, ए और क्यू, तो आप बताएंगे सर ए और क्यू यहां पे सबसे लंबा हो सकता है। अब ये रहा बेटा, ये भी अच्छा सवाल है। बताओ बच्चे, ये भी जो है ये अच्छा सवाल है। गॉड ब्लेस यू बेटा, हम तो केवल कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की। पी नहीं होगा बेटा, पी कैसे हो सकता है? बी एफ जे के डब्ल्यू में प्रत्येक का, एफ केवल जे से भारी, सबसे लाइन इंपॉर्टेंट ये है, एफ इज हैवियर देन ओनली जे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। एफ केवल जे से भारी है,
ये हमारी यहां पे दिखाई देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। एफ केवल जे से भारी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। ये कह रहा है यहां पे एफ केवल जे से भारी है। इसका मतलब क्या है? जे को आप कहीं भी रखो, एफ केवल जे से भारी है का मतलब यह हो जाएगा कि यहां पर एफ आएगा। एफ केवल जे से भारी है, तो हमने ले लिया एफ, और एफ केवल जे से भारी है। एफ केवल जे से भारी है, तो एफ का हमने ये ले लिया, एफ केवल जे से भारी है। बी एफ और डब्ल्यू से भारी है, लेकिन के जितना भारी नहीं है। बी एफ से भी भारी है, और बी जो है वो डब्ल्यू से भी भारी है। लेकिन ये जो बी है ये के जितना भारी नहीं है, क्योंकि के इनसे भी भारी होगा। पहले बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चे? कोई भी बच्चा मुझे ये बता दो, यहां तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? पढ़ के तो ये निष्कर्ष निकला। अब इनकी पोजीशन को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब इनकी पोजीशन को हम एडजस्ट कर सकते हैं। पहले ये बताओ बेटा, ये सेम है यहां तक। अब ये देखो, इसका मतलब पहले के आया फिर बी आया, ये श्योरिटी है। एक सिनेरियो हो सकता है बी एफ और जे। अब डब्ल्यू की पोजीशन अगर मैं यहां ले लूं लास्ट में, देखो डब्ल्यू के बारे में बात करते हैं। अगर मैं डब्ल्यू को यहां लेता हूं, डब्ल्यू को यहां लेता हूं, तो ये गलत हो जाएगा भाई। डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू या तो यहां आएगा, या तो यहां आएगा, या तो यहां आएगा। डब्ल्यू की तीन संभावना। डब्ल्यू इनसे बड़ा तो हो नहीं सकता, डब्ल्यू इनसे बड़ा तो हो नहीं सकता। डब्ल्यू या तो लास्ट में आएगा, या यहां आएगा, यहां आएगा। अगर मैंने डब्ल्यू को लास्ट में कर दिया तो डब्ल्यू की पोजीशन गलत हो जाएगी। अगर मैंने डब्ल्यू को लास्ट में कर दिया डबल, तो ये लाइन गलत हो जाएगी। एफ केवल जे से भारी है, तो डब्ल्यू लास्ट में नहीं हो सकता। अगर ये कह दें कि डब्ल्यू जे से भारी है, तो ये गलत हो गया, तो डब्ल्यू लास्ट में नहीं आ सकता। अगर हम डब्ल्यू को बीच में ले ले, यहां डब्ल्यू को, एफ फिर डब्ल्यू और जे, तो ये लाइन गलत हो गई। एफ केवल जे से भारी है, एफ केवल जे से भारी है, एफ केवल जे से भारी है, तो डब्ल्यू यहां भी नहीं आ सकता। फिर किसी ने कहा सर डब्ल्यू बी से आगे। अबे मूर्खो, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बी एफ और डब्ल्यू दोनों से भारी है, यहां नहीं आ सकता डब्ल्यू। एफ केवल जे से भारी का मतलब क्या है कि एफ के बाद केवल जे आएगा। जब डब्ल्यू यहां नहीं आ सकता, डब्ल्यू यहां नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू को यहां ले लो। दिक्कत क्या है? ये देखो बेटा, सबसे पहले के लो, के से हल्का बी लो, फिर ले लो डब्ल्यू, फिर ले लो एफ, और फिर ले लो जे। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एफ के सबका वेट अलग अलग है, सबका वेट अलग अलग है। एफ केवल सेम नहीं हो सकता। एफ केवल जे से भारी है, तो एफ केवल जे से भारी है। बी एफ और डब्ल्यू दोनों से भारी है, बी एफ से भी भारी है, डब्ल्यू से भी भारी है, के जितना भारी नहीं है। उनमें तीसरा सबसे भारी कौन है? ये पहला सबसे भारी, ये दूसरा सबसे भारी, ये तीसरा सबसे भारी। इन महारथियों में तीसरा सबसे भारी डब्ल्यू है। बोलो हां या ना। इनमें तीसरा सबसे भारी कौन है भाई? तीसरा सबसे भारी है डब्ल्यू। जल्दी बताओ, इनमें तीसरा सबसे भारी डब्ल्यू है या नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ। इनमें तीसरा सबसे भारी डब्ल्यू है या नहीं? जल्दी जल्दी बताइएगा। तो वही पूछा था कि पहला सबसे भारी या दूसरा सबसे भारी या तीसरा सबसे भारी। तो इन लोगों में तीसरा सबसे भारी कौन है, तो हम यहां पे बता सकते हैं। इतना सा काम था। मैंने सारी पोजीशंस रख के दिखाई कि डब्ल्यू की पोजीशन कहां कहां नहीं हो सकती है। मैंने बकायदा उस बात को आपको रख के दिखाया है कि डब्ल्यू की पोजीशन कहां कहां नहीं हो सकती है। अगला देखते हैं कौन बताएगा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से पेपर पास होगा बेटा। हो गया भाई?
ए बी सी डी में प्रत्येक का वेट अलग अलग है, डी बी से हल्का नहीं है, तो क्या वो भारी होगा बेटा? बराबर तो हो नहीं सकता, तो डी बी से भारी, हल्का नहीं है, डी बी से भारी है। ई ए से भारी नहीं है, ई ए से भारी नहीं है, तो ई जो है वो ए से हल्का है, ई ए से भारी नहीं है। सी सबसे भारी नहीं है। अब हमें क्या पता बेटा? डाटा इनएडिक्वेट है, कुछ पता नहीं चला, कुछ लिंक ही नहीं बना इनका आपस में, इनका आपस में कोई लिंक नहीं बना, तो हम कहेंगे भाई साहब इनका डाटा इनएडिक्वेट है। इनका आपस में कोई लिंक नहीं बना, हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि इनका डाटा इनएडिक्वेट है। आंकड़े जो दिए गए हैं वो अपर्याप्त हैं इस बात को पूरा बताने के लिए। पहले इसका डायग्राम बनाओ बेटा, इसके बाद आपसे मैं सवाल पूछूंगा। पहले इसका डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ये सवाल, ये सवाल। पहले ये बताओ आपका ये डायग्राम बना या नहीं बना। पहले आप मुझे बताएंगे कि ये सवाल डायग्राम आपका बना या नहीं बना। चलो, 6 दोस्त ए बी सी डी ई एफ ने प्रत्येक में परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। सी ने केवल ए और ई से अधिक स्कोर किया, डी ने केवल डी और बी से अधिक अंक स्कोर किया। ये देखो बेटा, सी ने केवल ए और ई से ज्यादा स्कोर किया, केवल ए और ई से ज्यादा स्कोर किया सी ने ए से भी ज्यादा स्कोर किया है, सी ने ई से भी ज्यादा, केवल ए और ई। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि सी ने केवल ए और ई से अधिक स्कोर किया। सी स्कोर्ड मोर ओनली देन ए एंड ई। डी ने केवल बी से कम स्कोर किया, केवल बी से, डी ने केवल बी से कम स्कोर किया, केवल बी से। ई ने सबसे कम स्कोर नहीं किया। अगर ई ने सबसे कम स्कोर नहीं किया तो सबसे कम स्कोर फिर ए ने किया होगा। ये रहा बेटा। अब यहां पे ए बी सी डी ई एफ, यहां तक तो सबका बन गया। एफ का सीक्वेंस किसी ने नहीं बताया मुझे, सबने मुझे कमेंट करके भेज दिया बी डी सी ई ए, बी डी सी ए। बेटा एफ कहां है? एफ तो लगाया नहीं तुमने। आदमी 6 हैं, तुम भेज रहे हो 5 वाला। आदमी 6 हैं, तुम भेज रहे हो 5। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? देखो ये चीज एकदम सही है कि सी ने ए और ई से अधिक स्कोर किया। लास्ट में ये आएगा, सी ने ए और ई से अधिक स्कोर किया और ई ने सबसे कम नहीं किया। उसके बाद यहां पे डी ने केवल बी से कम स्कोर किया, डी ने केवल बी से कम स्कोर किया। जो डी है इसने केवल बी से कम स्कोर किया, एक यहां बनेगा। डी ने केवल बी से कम स्कोर किया। अब आपने बी डी सी ए भेज दिया। बेटा एफ कहां आएगा? अगर मैं एफ यहां लूं तो यह गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि डी ने केवल बी से कम स्कोर किया। अब डी ने तो बी से भी कर दिया, एफ से भी कम कर दिया। अगर मैं एफ को यहां लूं तो यह गलत है, क्योंकि डी ने केवल बी से, यानी पहले नंबर पे बी है, दूसरे नंबर पे डी है, शुरू के 2 नंबर ये फिक्स है, लास्ट के 3 नंबर। एफ यहां नहीं आ सकता, एफ इनके बीच में नहीं आ सकता, बी एफ डी, क्योंकि डी ने केवल बी से कम स्कोर किया है, तो एफ यहां नहीं आ सकता। एफ यहां नहीं ले सकता मैं। क्यों नहीं ले सकता लास्ट में? क्योंकि सी ने केवल ए और ई से ज्यादा नंबर लाया, फिर तो एफ से भी ज्यादा नंबर ले आएगा ये, फिर तो एफ से भी ज्यादा नंबर ले आएगा बेटा। तो एफ जब शुरू में भी नहीं आ सकता, एफ जब लास्ट में भी नहीं आ सकता, तो एफ को बीच में रखेंगे और डायग्राम बन गया।
बी डी एफ सी ए और सारी कंडीशन मैच हो रही है, चेक कर लो। तो हमारा डायग्राम ये बना, बी डी एफ सी ई ए, ये हमारा डायग्राम बन गया। सारी कंडीशंस मैच हो रही है। सी ने केवल ए और ई से ज्यादा स्कोर किया, सी ने केवल ए और ई से ज्यादा स्कोर किया, डी ने केवल बी से कम स्कोर किया, डी ने केवल बी से कम स्कोर किया, ई ने सबसे कम स्कोर नहीं किया, ई ने सबसे कम स्कोर नहीं किया। तीसरे उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले ने 81 अंक प्राप्त किए, तीसरे उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले ने, ये पहला ये दूसरा है तीसरा, 81, ई ने 62 अंक प्राप्त किए। ये बनना चाहिए था बेटा डायग्राम। आगे बेटा समझ में। जिन्होंने ये बनाया सी ई ए एफ बी डी वो गलत है, जिन्होंने ये बनाया सी ई ए एफ बी डी ये गलत है। कैसे गलत है? ऐसे गलत है, ये लाइन गलत है आपकी। लाइन ये है, डी ने केवल बी से कम स्कोर किया, डी ने केवल बी से कम स्कोर नहीं किया, इससे भी कम किया है, इससे भी कम किया है, इससे भी कम किया, इससे सबसे कम किया है, तो गलत है। डी ने केवल बी से कम स्कोर करने का मतलब है यहां पर ये डी है, ये केवल बी से कम स्कोर कर रहा है। चेक करो बेटा, चेक करो बेटा, बन गया सभी का ये डायग्राम। तो गलतियां हो जाती हैं, छोटी छोटी गलतियां आप भी कर रहे हैं ऐसे चैप्टर में। तो हमारे पास बना बी डी एफ सी ए 8162, तो हमारे पास ये बना बी डी एफ सी ई ए, ये 62 और ये 81, एफ का 81। बताओ बेटा, अब उत्तर बताओ क्या होगा, अब उत्तर बताओ क्या होगा। आपसे यहां पर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड पॉसिबल बी सी स्कोर, निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः सी का स्कोर हो सकता है। सी का पॉसिबल स्कोर क्या हो सकता है? सी के पॉसिबल स्कोर की अगर मैं बात करूं तो सी का पॉसिबल स्कोर 81 से कम होगा तो 86 नहीं हो सकता, 81 भी नहीं हो सकता, 62 से ज्यादा होगा तो 61 भी नहीं हो सकता, 94 भी नहीं हो सकता, 70 इसका पॉसिबल स्कोर हो सकता है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो सी का जो बेसिक स्कोर है वो 70 हो सकता है, ये एक संभावना है। और ऑप्शन से हमें चूज करना है, तो हमने ऑप्शन से निश्चित रूप से यहां पे चूज करेंगे। और जैसा कि आप सभी बता रहे हैं, गौरव, अभिषेक, अजयवीर, सिद्धांत, हरजीत, अभिषेक, हिमांशु, अंजना, अनुपम, अनुपम और प्रज्ञा ने 61 बताया, गलत बता रहे बेटा, 61 तो हो ही नहीं सकता ना। सी का स्कोर इनके बीच में 62 से ज्यादा होगा और 81 से कम होगा। बी डी एफ सी ए 81 62। अगला है बी डी एफ सी ई ए, यहां 62 और यहां 81। दी गई जानकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डी का स्कोर निश्चित रूप से 60 से कम था। डी का स्कोर बताओ बेटा, कौन सी जानकारी इसमें निश्चित रूप से सत्य है? दी गई इसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सी जानकारी आपकी निश्चित रूप से हो गया बच्चे? डी का स्कोर 60 से कम था, डी का स्कोर 60 से कम कैसे होगा? ज्यादा होगा। एफ के मैक्सिमम मार्क्स आए? नहीं आए। 79 अंक प्राप्त किए बी, बी 79 कैसे ला सकता है भाई? 81 से ज्यादा ही आएंगे। दो का स्कोर सी से कम था, ओनली 2% स्कोर मोर देन सी, सी से ज्यादा केवल नहीं बेटा, सी से कम है तो ये भी गलत। नन ऑफ दीज हम कहेंगे भाई साहब कोई सा नहीं है, तू हमारा पागल बना रहा है। बी डी एफ सी ए 81 62। अगला बताओ बेटा, इसमें मैं कुछ ही नहीं बता रहा आपको, ये वाला आप खुद ही बताएंगे, आपके पास लिखा हुआ है, वो रिकॉर्ड में मौजूद है, वो आप खुद बताएंगे क्या होगा आपका।
जिस व्यक्ति ने अधिकतम अंक प्राप्त किए एफ ने उससे 13 अंक अधिक प्राप्त किए। जिस व्यक्ति ने अधिकतम अंक प्राप्त किए एक से 13 अंक प्राप्त ज्यादा किए, तो 3 और 1 4, 94 नंबर लाया। डी का स्कोर 94 से कम और 81 से ज्यादा होगा। 81 नहीं होगा, 94 नहीं होगा, 81 से कम नहीं हो सकता, 81 से कम नहीं हो सकता, 89 हो सकता है। डी का स्कोर 89 संभावित हो सकता है। 94 कैसे हो सकता है बेटा? 94 तो बी का स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर करने वाला बी है और 94 जो स्कोर है वो बी का है। ठीक है, चलो अगला बताओ। ये बहुत अच्छा सवाल है जिसमें 50% लोग गलतियां करेंगे। फिर बोल रहा हूं बेटा, ये ऐसा सवाल है कि 50% लोग गलतियां करेंगे, 50% लोग इसमें गलती फेल। बताओ। क्यू आर से तेज टाइप करता है लेकिन वी जितना तेज नहीं। टी आर से तेज टाइप करता है, एस वी से तेज टाइप करता है। सबसे तेज टाइप कौन करता है? ज्यादातर ने कहा एस। एस 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 गलत है। सही उत्तर है डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त है, हम नहीं बता पाएंगे। अब अपनी आंखें खोल लो, कैसे है ये, अपनी आंखें खोलो। क्यू आर से तेज टाइप करता है लेकिन वी जितना नहीं है। आर से तेज टाइप करता है क्यू, लेकिन ये क्यू वी जितना तेज नहीं है। एस वी से तेज टाइप करता है टी आर से। एस वी से तेज टाइप करता है, टी आर से तेज है। टी जो है वो आर से तेज है। अब बेटा टी का पंगा फंस गया। पहले बताओ ये चीजें सबको क्लियर है? आप लोगों ने 80% ने कह दिया सर आंसर जो है वो एस है। एस है ही नहीं बेटा, कंफर्म नहीं है। कैसे कंफर्म नहीं है? मान लो ये टाइप करता है 10 वर्ड, ये टाइप करता है 15 वर्ड, ये टाइप करता है 20 वर्ड, ये टाइप करता है 25 वर्ड। मान लो आर 10 टाइप करता है तो आर 10 टाइप करता है लेकिन ये 30 टाइप करता है, तो टी सबसे तेज हो सकता है। अरे टी सबसे तेज हो सकता है। अगर ये 22 टाइप करे तो ये यहां होगा, 18 टाइप करे तो ये यहां होगा, 14 टाइप करे तो ये यहां होगा, और 30 टाइप करे या 27 टाइप करे तो ये यहां भी हो सकता है। टी की पोजीशन को फिक्स ही नहीं किया। बाकी क्वेश्चंस में तो ये फिक्स कर देता था कि ये केवल इससे तेज टाइप करता है या इससे कम केवल इतने लोग टाइप करते हैं, लेकिन यहां पर तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं ऐसा। यहां पे जो रिलेशन है, आर से तेज ये सारे भी हैं, आर से तेज ये टी भी है, लेकिन इनके बारे में नहीं बताया कि कितना तेज है। कंफर्म नहीं है ये बात कोई कंफर्म नहीं है, तो हम यहां पे ऑप्शन उठा के आंख बंद करके उड़ा देंगे और बोलेंगे भाई साहब जब बात ही कंफर्म नहीं है तो काहे की परेशानी है, उत्तर को डाटा इनएडिक्वेट देने में क्या हिचक है। तो यहां पे जो उत्तर होगा वो डाटा इनएडिक्वेट, लेकिन एस के आगे रख सकते हैं। क्यों रख ले बेटा एस के आगे? कैसे रख ले बेटा तू एस के आगे? एस के बराबर भी हो सकता है, हर एक की स्पीड तो अलग अलग नहीं है। टी जो है एस के बराबर भी हो सकता है, टी जो है एस के तेज भी हो सकता है, टी जो है वी के बराबर हो सकता है, टी जो है वी से तेज हो सकता है, टी जो है क्यू के बराबर हो सकता है, टी जो है क्यू से तेज हो सकता है। बस आर से ही तो ज्यादा है। तो यहां इनकी कोई पोजीशन है, तो इसलिए यहां पे नहीं हो सकता। क्वेश्चन में आर से तेज बोल रहे हैं, हां तो ठीक है ना, आर से तेज तो ये भी है,
आर से तेज ये भी है, हो सकता है ये दोनों बराबर हो सकता है ये दोनों बराबर हो सकता है ये दोनों बराबर हो सकता है ये इससे भी तेज हो। फैजल कह रहा क्वेश्चन में आर से तेज बोल रहा, तो तूने पढ़ा क्या ढक्कन कुमार? टी के बारे में यहां कोई पोजीशन ही फिक्स नहीं की, तो मैंने एक एग्जांपल लेके दिखा दिया कि जो आपने चीजें मानी वो गलत हो सकती हैं। मैंने एक आपको एग्जांपल लेके दिखा दिया कि जो आपने चीजें मानी है वो गलत हो सकती हैं। धीरे धीरे आंखें खुलेंगी तुम्हारी। ये बड़ा अच्छा सवाल है। पहले डायग्राम बना, फिर इसके बाद 4 सवाल पूछूंगा। पहले डायग्राम बनाओ, फिर आपके 4 सवाल मैं पूछूंगा। डायग्राम बनाओ पहले। बन गया बेटा? सर पीछे वाले में आपने रख लिया था। अबे मूर्ख आदमी, पीछे वाले में रखा था, उसका रीजन था। पीछे वाले में यह बता दिया था कि ये इससे हल्का नहीं हो सकता, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पीछे वाले में केवल शब्द था कि ये केवल इससे भारी है या ये केवल इससे हल्का है। पीछे वाले में क्लियर था कि ये इससे ज्यादा भारी है, ये इससे कम हल्का है। केवल शब्द था वहां, यहां कोई केवल शब्द थोड़ी था। केवल शब्द अपने आप में, अगर मैं कहूं एफ केवल बी से भारी है, अगर एफ केवल बी से भारी है तो यहां पे एफ आएगा, बाकी इधर आएंगे। इस बात का यह मतलब है। एफ केवल बी से हल्का है, एफ केवल बी से हल्का है तो यहां आएगा, बाकी सारे इधर आएंगे। तो इन प्रश्नों का अपने आप में मतलब है। जैसे मान लो 5 लोग हो, मैं कहूं केवल तू इससे भारी है, बाकी सबसे हल्का है, या केवल तू इससे हल्का है, बाकी सबसे भारी है। आप लैंग्वेज को क्यों नहीं समझ रहे? समझने वाले समझ गए, पर ये आप कराओ। एक लोहार के पास 5 लोहे की वस्तुएं ए बी सी डी है, प्रत्येक का वजन अलग अलग है। ए का भार बी से डबल है, बी का भार सी के भार का 4.5 गुना, यानी सी इससे भी हल्का है। सी का भार डी से आधा है, यानी सी सबसे भी इससे हल्का है। डी का भार ई से आधा है, तो कम से कम। अच्छा, इसमें एक लाइन आपको फालतू दे रखी है। आपसे सवाल पूछेगा कि यह डायग्राम बनाने के लिए हमें कौन सी लाइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुपरफ्लॉस बोलता है कि सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन, एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन कौन सा है। इस डायग्राम को अगर हमें तैयार करना है तो कौन सी लाइन यहां पे हमें एक्स्ट्रा दे रखी है जिसको हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपसे इस प्रकार से बात करता है कि यहां पर एक लाइन जो है वो एक्स्ट्रा दी गई है, वो एक्स्ट्रा लाइन बता दीजिए कौन सी है, जो आंसर करने के लिए हम बताएंगे जो इसमें यहां पे आवश्यकता नहीं है। ए बी डी सी, वेरी गुड। और कोई बताना चाहे हमारा भाई बंधु? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आओ बेटा, 5वीं लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, 5वीं लेने की जरूरत ही नहीं हमें, ये फालतू दे रखी है। एक सवाल पूछेगा, ये देखो ए का भार बी से डबल है और बी का सी से 4.5 गुना, यानी सी सबसे हल्का। सी का डी से आधा है, सी सबसे हल्का है। डी का ई से आधा, इसका मतलब सबसे हल्का सी है। पढ़ के पता चला नहीं चला? एक बार फिर पढ़ो बेटा, जिनकी बैटरी देर से स्टार्ट होती है। ए का बी से डबल है यानी बी हल्का है। बी सी का 4.5 गुना है यानी सी हल्का है। सी डी से आधा है यानी सी हल्का है। डी ई से आधा यानी डी हल्का है और डी से हल्का सी है। तो सी सबसे हल्का बेचारा, तो सी ले लिया हमने। अब सी का भार डी से आधा है, सी का भार डी से आधा तो डी से डबल होगा। सी का भार डी से, डी का भार ई से आधा है, डी का भार ई से आधा है, यानी ये 1 किलो, ये 2 किलो,
तो ये 4 किलो ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, 1 2 4, 1 2 4 बनेगा नहीं बनेगा। जैसे ये 1 किलो, ये 2 किलो और ये 4 किलो। ए का भार बी से डबल, बी का भार सी के भार का 4.5 गुना है। अगर बी का भार सी के भार का 4.5 गुना है तो बी यहां आएगा, ये 4.5 किलो का होगा। ये देखो सी का 4.5 गुना है और ए का भार बी का डबल है, ए का भार बी का डबल है तो ए 9 किलो का होगा। मान के कर लिया हमने, यानी ए बी ई डी सी। हमारा सीक्वेंस ये बना ए बी ई डी सी, ये बनना चाहिए था बेटा आपका सीक्वेंस। हमें लास्ट की लाइन की जरूरत नहीं है। ई का भार ए से कम लेकिन सी से ज्यादा है, ई का भार ए से कम सी से ज्यादा है, ये लाइन की हमें जरूरत ही नहीं है। ये फालतू का एक्सप्रेशन दे रखा है हमें। मुझे बताओ ये कितनों का बन गया, मुझे बताओ ये कितनों का बन गया। अब सत्यम अब हुआ बेटा, गौरव अब आया समझ में। कह रहे थे सर आप कराओ, एक बार फिर देख लो रिलेट करके, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। मैंने इसी तरीके से सेम तरीके से बता रखा है। अब हो गया बेटा, अब हो गया। देखो फिर देख लो बेटा, अभी भी समझ नहीं आया, एक बार और बता देता हूं दिक्कत क्या है। मेरे बच्चों अगर अभी भी समझ नहीं आया, एक बार फिर बता देता हूं। सी सबसे हल्का हमें पढ़ के पता चला। बी का भार सी के भार का 4.5 गुना, सी का भार डी का आधा है। सी का जो भार है वो डी का आधा है, यानी ये 2 किलो तो ये 1 किलो। सी का भार डी का आधा, डी का ई से आधा है, यानी ये 4 किलो। बी का भार सी के भार का 4.5 गुना है, बी का भार सी के भार का 4.5 गुना है, तो ये 4.5 गुना हो गया। और ए का भार बी के भार का डबल है, ए का भार बी के भार का डबल है, यानी ये 9 किलो हो गया। वो 1 है, वो 2 है, वो 4 है, वो 4.5 है, वो 9 है। अगर हम यहां पे इस हिसाब से यहां पे अंदाजा लगाएंगे तो ये सीक्वेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, ए बी ई डी सी, और मोटा मोटा हमने माना और ये बन गया। लास्ट वाले लाइन के लिए हमें यहां पे आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये ए बी ई डी सी के सीक्वेंस में 4 सवालों के उत्तर दे दो तुम। चारों सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सीक्वेंस हमारा बना है ए बी ई डी सी। चारों के उत्तर एक साथ कमेंट करना, एक साथ, जैसे इसका डी बी सी ए ऐसे कमेंट करके भेजना बेटा, ऐसे कमेंट करके भेजना मुझे। चारों का उत्तर एक साथ भेजना, अलग अलग मत भेजना, ठीक है बेटा। मैंने फिर से ही बता दिया। तो चारों का उत्तर जो आप भेजेंगे वो एक साथ मुझे टाइप करके भेज दीजिए प्लीज। चारों का आंसर एक साथ भेजना।
हो गया बेटा। सी ए बी ए, सी ए सी, सी ए बी ए, सी ए डी ए, पता नहीं कैसी कैसी बातें भेज रहे हो बेटा, एक सा कमेंट क्यों नहीं है। सबसे हल्का कौन है? सी। ई अन्य दो वस्तुओं में से किससे वजन में हल्का है? ई किससे हल्का है? ए और बी से। ई किन दो वस्तुओं से भारी है? डी और सी से। निम्न में कौन वस्तु वजन में सबसे भारी है? ए। तो आपको भेजना था सी ए बी ए, आपको ऐसे कमेंट भेजना था, बस मैं समझ जाता, कोमा वोमा लगाने की जरूरत नहीं थी। सी ए बी ए, सी ए बी ए भी भेज देते आप, हो जाता है। अगला बताओ बेटा, दोनों का उत्तर एक साथ भेजना। ये तो मैंने बता ही दिया, कौन से स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं इसको जस्टिफाई करने के लिए, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, ये घटता क्रम ही तो है कि ए फिर बी फिर ई डी सी, बढ़ता थोड़ी है। ए बी डी सी घटता क्रम है, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया हमारा। यहां पे कौन से कथन की आवश्यकता नहीं, हमें चौथे कथन की आवश्यकता, पांचवें कथन की आवश्यकता नहीं। आपको आंसर भेजना था ए सी, आपको आंसर भेजना था ए सी। क्या उत्तर टाइप करके भेजना था आपको? आपको ए सी उत्तर टाइप करके भेज देना था, ए और सी। तो ए और सी सबने भेज दिया, सही है, हमारी तसल्ली बैठ गई। ठीक है, अगला सवाल बेटा, अगला सवाल। अगला बनाओ डायग्राम, अगला बनाओ डायग्राम, इसमें गड़बड़ नहीं करेगा कोई भी। अगला डायग्राम बनाओ, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेगा। चलो, पेपर में किस टाइप से प्रश्न आएगा? जैसे करा रहा हूं वैसे ही आएगा बेटा, कैसे मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं। करा दो बेटा सॉल्व। बड़ा अच्छा सवाल है, करो। हुआ भाई किसी का? चलो, ई ए बी सी डी, अनुपम, अजय, वीर, रिंकू, विनीत, देवेश, हिमांशु, लखन, आनंद, गौरव, मोहित, ये सबका स्वीकार है। 5 दोस्तों में प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग, बी ने सी और डी दोनों से अधिक अंक प्राप्त किए। सी से भी ज्यादा लेके आया बी, और डी से भी ज्यादा लेके आया बी। अब सी और डी का आगे बता दे तो ठीक है, नहीं तो कोई गारंटी है। सी ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए,
अब सी ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए तो सबसे कम अंक प्राप्त फिर डी ने किए होंगे। भाई सी कह रहा है सबसे कम नहीं लाया। ये लाइन किसी और क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी जो एस वाला क्वेश्चन था, जो डाटा इनएडिक्वेट। ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन ए से कम। ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन ई से कम अंक प्राप्त किए। दूसरे सबसे अधिक प्राप्त करने वाले ने 91, सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले ने 73। हमारा सीक्वेंस बना ई ए बी सी डी 91 73। तो बताओ बेटा क्या उत्तर होगा? ई ए बी सी डी और 91 और 73, ये 91 है और ये 73 है। दी गई जानकारी के संबंध में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? हमें ना यहां पे कुछ जानकारी दी गई है और हम ये कह रहे हैं कि इस दी गई जानकारी में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। केवल एक व्यक्ति ने डी से कम अंक प्राप्त किए, ये गलत है। ई ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, ये सही है। सी का स्कोर 91 था, नहीं ये तो ए का था। बी ने 95 अंक प्राप्त किए, नहीं 91 से कम लाएगा, नन ऑफ दीज। तो बी बॉम्बे सही हो गया हमारा, हमारा बी बॉम्बे यहां पे सही हो गया। तो इस प्रकार के आपके जो सवाल हैं उसमें कोई समस्या नहीं है। फिर है संभावित अंक क्या हो सकता है? ई ए बी सी डी 91 73। तो आपसे यहां पूछा गया ई ए बी सी डी 91 और 73। तो ये 91 है और ये 73 है। बताओ बच्चे अगला। अभी मैं 2 क्लासेस शुरू कर दूंगा बेटा आप लोगों की। 2 क्लासेस लगानी शुरू कर दूंगा, एक या तो 2 बजे कर दूंगा, एक 11:30 बजे कर दूंगा। 11 से 12:15 और 12:30 से 2, ताकि कोर्स आपका जल्दी कवर हो जाए। हो गया बच्चे?
एक व्यक्ति एक कतार में टिकट रिफ्रेश करियो खरीदने पर दीप्ति हर्ष के ठीक पीछे है। यदि विनीता कतार में खड़ी पहली व्यक्ति है, 5 व्यक्ति खड़े हैं, काउंटर है, 5 व्यक्ति हैं, तो सबसे पहला व्यक्ति है, काउंटर है, सबसे पहले व्यक्ति कौन है? विनीता। विनीता मृणाल से ठीक पहले है। विनीता किससे ठीक पहले है? मृणाल से ठीक पहले है, बाद में नहीं बोलेंगे, मृणाल से ठीक पहले है। और दीप्ति हर्ष के ठीक पीछे है, सिंधु दीप्ति के ठीक बाद है। दीप्ति के ठीक दीप्ति हर्ष के ठीक पीछे है, तो हर्ष आएगा, हर्ष के ठीक पीछे दीप्ति, और सिंधु दीप्ति के ठीक बाद है। 5 व्यक्ति होंगे। कतार में अंतिम व्यक्ति कौन है भाई? संधू है, और कोई सीक्वेंस बन ही नहीं सकता ना, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो लास्ट पर्सन जो संधू है वो यहां पे, संधू व्यक्ति जो है वो यहां पे लास्ट होगा। ऐसा बताओ बेटा, ये आ सकता है। यूपी के एग्जाम में भी आया था ऐसा सवाल, जो पीछे मैंने कराया था वो यूपी एग्जाम का था, और यूपी में आने के बाद सेम ऐसा सवाल आ गया एमटीएस वाले में, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इनमें सबसे हल्की छड़ी आपको बतानी है कौन है। पीछे हुए यूपी के स्टेट एग्जाम का सवाल था, उसी से मिलता जुलता सवाल ये आ गया। आप एंड से क्यों पढ़ते हो क्वेश्चन को? हम एंड से नहीं पढ़ते, हम देखते हैं कि रिलेशन कहां पे मिलता है हमें। ये थोड़ी कहीं से भी भरना शुरू कर दोगे, यहां पे हमें एक चेन जोड़नी पड़ेगी और उस चेन के अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाना पड़ेगा। बताओ अगला क्या होगा सवाल। आज क्षण पी क्यू आर एस टी में टी का भार 20 है, एस का भार पी के भार का आधा है, क्यू का भार पी के भार का 1/4 है, आर का भार क्यू के भार का 2 गुना, पी का भार टी। अब मैं एंड से नहीं पढ़ रहा बेटा, जब मुझे टी का रिलेशन आ गया कि टी का भार 20 किलो है, तो मैंने लिख दिया टी का भार 20 किलो, तो मैंने शुरू से भी पढ़ लिया। क्यों किया मैंने ऐसा? अब मैं ये देख रहा हूं कि टी से मुझे संबंध किसका दिखाई दे रहा है? यह दिखाई दे रहा है पी का भार टी से डबल है। अगर पी का भार टी से डबल है तो पी 40 किलो का होगा। एक सीधी सीधी बात है, बोलो हाँ या ना। अब पी और टी को ढूंढो। एस का भार पी के भार का आधा है, पी के भार का आधा एस का भार है, तो एस भी 20 किलो का होगा। फिर ये 20 ही किलो का तो हुआ, इसने कह दिया भाई आधा है, आधा है। क्यू का भार पी के भार का 1/4 है, इसका 1/4 क्यू का भार है, क्यू का भार 1/4 है, तो ये 10 किलो हो गया भाई। पी का 1/4 10 किलो हो गया। आर का भार क्यू के भार का 2 गुना है, आर का भार क्यू के भार का 2 गुना है, तो जब क्यू 10 किलो है तो आर 20 किलो होगा। तो आर 20 किलो होगा, तो ये क्यू हमारे पास 10 किलो है। कौन सी छड़ सबसे हल्की है? तो क्यू छड़ सबसे हल्की है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल आते हैं बेटा, ऐसे आपको करने हैं। हो गया बच्चे, एकदम क्लियर। तो इस प्रकार से रिलेशन अगर आप इनके बीच में देखेंगे तो आप उनको डायग्राम सही तरीके से बता सकते हैं। तो मान के चलो कि सर आप एमटीएस करा रहे हो, तो ये सेम एग्जाम सेम क्वेश्चन भी आ जाएगा, डिट्टो वर्ड टू वर्ड, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम से ही क्वेश्चंस उठाए जाते हैं।
तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी तो ऐसा ही प्रश्न आएगा उल्लू। ये थोड़ी है कि जब जब टॉपिक दे रखा है तो यहां से 100% सवाल आएंगे रैंकिंग से, पहले बता रहा हूं। सी डी से लंबा है, ए एफ से लंबा है, ई केवल एक व्यक्ति से लंबा है, बी 4 अन्य मित्रों से लंबा है, एक उससे लंबा 2, फिर ये 3, फिर ये 4, तो ये आ गया बी 5वां, तो फिर कोई छठा होगा और फिर कोई 7वां होगा। ये आ गया ना, बी 4 मित्रों से लंबा है। जिधर खुला हुआ है हमने हाइट बढ़ा, ये हाइट बढ़ी बी 4 मित्रों से। अब यहां ई केवल एक व्यक्ति से लंबा है जो कि जी है, जो कि जी है, और ई केवल एक व्यक्ति से लंबा है और वो व्यक्ति जी है जो सभी दोस्तों में सबसे छोटा है। जी सभी दोस्तों में सबसे छोटा है। बी ए से लंबा है, बी ए से लंबा है, बी ए से लंबा है, ए यहां भी आ सकता है, ए यहां भी। सी डी से लंबा है, सी डी से लंबा है। तो यहां पे जब हम रिलेट कर सकते हैं तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई साहब सी डी से लंबा है, और इन्होंने कहा ए एफ से लंबा है, बी ए से लंबा है। ए से लंबा बी, ए एफ से लंबा है, ए एफ से लंबा है। इसका मतलब इतनी चीज तो हमें क्लियर है कि यहां बी ए एफ की स्थिति बनेगी, क्योंकि बी ए से लंबा है और ए एफ से लंबा है। तो हम यहां पे कहें बी ए से लंबा है और ए एफ से लंबा है। सी और डी की मैं बात करूं, सी और डी कंडीशंस में देखते हैं कि सीक्वेंस क्या रहेगा। बी केवल 4 मित्रों से लंबा है, 4 अन्य मित्रों से लंबा है, बिल्कुल सही है। सी डी से लंबा है, ये देखो भाई सी डी से लंबा है। ए एफ से लंबा है, ए जो है एफ से लंबा है। ई केवल एक व्यक्ति से लंबा है जो कि जी है, ई केवल एक व्यक्ति से लंबा, जी, जी सबसे छोटा है। बी ए से लंबा है तो बी ए से लंबा है। तो सभी सबसे लंबा कौन है? सभी दोस्तों में सी है। ये सीक्वेंस बनना था, इसमें कोई मुश्किल थी नहीं। सी तो सही सीक्वेंस। एक ने भेजा बी ए एफ सी डी ई जी, ये गलत है बेटा। बी ए एफ सी डी ई जी ये भेजा मुझे किसी ने, आइए देखते हैं। यहां पे है सी डी से लंबा है तो सी डी से लंबा है, ए एफ से लंबा है, ए एफ से। ई केवल एक व्यक्ति से लंबा, जी है, बी ए से लंबा है। और यहां पे एक और लाइन थी हमारे पास, ए एफ से लंबा है, सी डी से लंबा है। लेकिन सीक्वेंस तो ये भी बन रहा है सभी दोस्तों में सबसे लंबा कौन है? बी। बी केवल अन्य 4, लेकिन ये लाइन गलत कर दी बेटा। बी केवल 4 मित्रों से लंबा है, यहां पे कहा है बी 4 मित्रों से लंबा, तो ये गलत है। बी 4 मित्रों से लंबा कहां है? तो जिन्होंने ये कमेंट करके भेजा था, 3-4 बच्चों के मैंने देखा था कमेंट था, ये कहां है? ये आपने ये लाइन मिस कर दी। अगर ये लाइन ना होती चल जाता, बी इज टॉलर देन ओनली 4 फ्रेंड्स। आपने बी को सबसे लंबा बता दिया, जबकि वो केवल 4 मित्रों से लंबा होना चाहिए था। तो वो 4 मित्रों से लंबा है, तो यही डायग्राम बनेगा नीचे वाला। 90% का उत्तर निर्धारित किया गया, वो सही था। सेम सवाल आ जाएगा यूं का यूं, कह रहा हूं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड डिट्टो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आने यूपीपी में।
Q का वजन 5 किलो है जो P के वजन का 2 गुना है। Q का वजन 5 किलो है। Q का वजन कितना है? 5 किलो, जो P के वजन का 2 गुना है, तो P 2.5 किलो का होगा भाई, ये 2.5 किलो का होगा। R का वजन बराबर है P और Q को एक साथ मिला दे, तो R 7.5 किलो का है, कह रहा है एक साथ मिला दो। R 7.5 किलो का है। R का वजन बराबर है P और Q। S का वजन T के वजन का, T का वजन R के वजन का 4 गुना है, T का भार R के भार का 4 गुना है। R के भार का 4 गुना, 4 7 28 और 2 30, ये 30 हो गया। S का वजन T के वजन का आधा है, T के वजन का आधा S का वजन है, S हो गया 15 किलो का। किसका वजन पूछा है? S का भार कितना है? 15 किलो, ऑप्शन नंबर सी। इसमें किसी को कोई समस्या भाई? केवल एक का गलत है, आदर्श जो 10 कह रहा है, बाकी सबका ठीक है। हिमांशु भी गलत कह रहा है, 10 किलो। 10 किलो कैसे हो सकता भाई? कंडीशन नहीं आपने मिलाई, मिसमैच की है कंडीशंस को। निश्चित रूप से यहां जो वजन आएगा वो 15 किलो ही वजन आएगा, ना इससे कम होगा ना ज्यादा होगा। सेम आपको यही सिनेरियो रखना है, उत्तर इसी प्रकार से देना है। गॉट इट? मिल गया सभी को पॉइंट? तो ऐसे अगर सवाल आते हैं, अब यहां पे टेबल बनानी है बेटा। जैसे सोमवार के दिन आ गए, हालांकि ये मैं पजल्स में करा दूंगा, लेकिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीर शुक्र शनि, और उसके सामने कौन व्यक्ति प्रस्तुति देगा वो लिखना है। तो टेबल बनाओ, टेबल के सामने कौन व्यक्ति आया वो रखो, और फिर उसके बगल में आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं तो वो बताओ। आ रही आवाज? 6 कलाकार 6 दिन ये प्रदर्शन करेंगे, मंडे से लेकर सैटरडे तक। ऐसे टेबल बनानी थी बेटा आपको, ऐसे सवाल जब भी आएंगे आप ऐसे ही टेबल बनाएंगे। निशा मंगलवार को परफॉर्म करेगी तो निशा मंगलवार को आ गई, सीधा सीधा दिया था। आकाश, फिरोज, विशाल एक के बाद एक आएंगे। आकाश, फिरोज, विशाल एक के बाद एक आने हैं, जहां भी जगह मिले भरेंगे। दीक्षा सोमवार या बुधवार को प्रदर्शन नहीं करेगी, दीक्षा यहां नहीं आएगी, दीक्षा यहां नहीं आएगी, ठीक है।
निशा मंगलवार को परफॉर्म करेगी, आकाश, फिरोज और विशाल एक के बाद एक परफॉर्म करेंगे, दीक्षा सोमवार या बुधवार को प्रदर्शन नहीं करेगी। अब देखो बेटा, AFV को लगातार आना है। अगर मैं AFV को यहां ले लूं तो दीक्षा यहां नहीं आएगी, यहां आएगी, ये ठीक है। लेकिन अगर AFV को मैं यहां ले लूं, AFV को यहां ले लूं, ये गलत है, क्योंकि दीक्षा या तो यहां आएगी या तो यहां आएगी, जगह ही खाली नहीं है, दीक्षा के लिए तो मना कर रखा है भाई। AFV लगातार आना, आकाश, फिरोज और वरुण को लगातार आना है, विशाल को। आकाश है, फिरोज है और विशाल एक के बाद एक आने हैं। या तो वो यहां भरेंगे तो ये आना गलत है, क्योंकि दीक्षा के लिए यहां जगह नहीं है, दीक्षा के लिए यहां जगह नहीं है, तो ये आना गलत है। तो इसका मतलब क्या है, निश्चित रूप से इसका मतलब क्या है कि यहां आकाश होगा, यहां फिरोज होगा, यहां वरुण होगा, दीक्षा यहां नहीं आएगी, दीक्षा यहां आएगी। और बचा कौन भाई, बचा कौन बेटा, ईशा, ईशा यहां आएगी। तो आपसे पूछा है आकाश के बाद कितने कलाकार, ये आकाश से पहले कहलाते हैं या आकाश के बाद? 3 कलाकार हैं, तो आकाश के बाद 3 कलाकार हैं। बन गया था बेटा सबका सीक्वेंस। ये मंडे संडे वाला कॉन्सेप्ट है। हालांकि जब पजल्स होगी तब हम इन चीजों पर जरूर स्थान देंगे, हम कर लेंगे इनको, लेकिन अभी जो था वो आपको जिस लेवल पे। अब इसमें एक आता है डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। क्या होता है बेटा डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता? डाटा सफिशिएंसी बेटा ये होता है कि ये बताने के लिए कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। जैसे मान लो मैं कहता हूं मैंने पहली स्टेटमेंट दी, मैंने कहा राम एक लाइन में लेफ्ट से 7वां है। उस लाइन में टोटल बताने के लिए, उस लाइन में टोटल व्यक्ति बताने के लिए, उस लाइन में टोटल व्यक्ति बताने के लिए कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है? कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है? अब ऑप्शन नंबर ए, सुमित उसी लाइन में लेफ्ट से 10वां है। तो क्या पता चला बेटा, टोटल आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसके साथ ऑप्शन नंबर ए जोड़ ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अमित उसी लाइन में लेफ्ट से 15 है तथा नरेश के बाएं है, नरेश के दाएं है। क्या इससे पता लग गया बेटा दायां होता है राइट? सी, मोहित उसी लाइन में, उसी लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, बस लाइन में, मोहित लाइन में पंक्ति में लेफ्ट से 10वां है तथा नरेश के तुरंत बाएं है, तथा नरेश के तुरंत बाएं है। नरेश दाएं से 10वां है, दाएं होता राइट, नरेश दाएं, दाएं होता राइट से 10वां है। क्या बेटा सी ऑप्शन को जोड़ दे तो हमारा आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन है, विनोद लेफ्ट से 15वां है तथा उसके और राम के बीच में 7 व्यक्ति हैं। तथा उसके व राम के बीच में 7 व्यक्ति हैं।
टोटल किससे पता चल रहा है बेटा? लाइन में टोटल व्यक्ति कितने, ए से पता चल रहा है या बी से पता चल रहा है या सी से पता चल रहा है या डी से पता चल रहा है या किसी से भी नहीं पता चल रहा है? कौन सी इंफॉर्मेशन को जोड़ दो? तो इसे कहते हैं डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। टोटल आपको आंसर नहीं बताना, यहां कुछ आंसर बताने लगी, अरे मूर्खों आंसर नहीं बताना, यहां यह बताना है कि अगर हमें टोटल व्यक्ति लाइन में निकालने हैं तो कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है। अगर हमें टोटल व्यक्ति निकालने हैं तो कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है। अगर हमें टोटल व्यक्ति निकालने हैं तो कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है। कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है, कोई बी कह रहा है। आओ बेटा लाइन से बताता हूं तुम्हें, तुम्हारी आंखों को खोलना पड़ेगा। आंखों पे बांध लिया पट्टी तुमने, बिल्कुल वाहियात उत्तर देते हो। ये देखो बेटा, राम एक लाइन में लेफ्ट से 7वां, मान लो ये लाइन है, मान लो ये लाइन है, ये लेफ्ट है ये राइट है। राम इस लाइन में लेफ्ट से 7वां है, ये फिक्स है, लेफ्ट से 7वां है। राम इस लाइन में लेफ्ट से 7वां है। टोटल कैसे पता चलेगा? जब किसी की पोजीशन राइट से आ जाए, या तो इसकी पोजीशन राइट से आ जाए या इसकी पड़ोसी की पोजीशन राइट से आ जाए। ये कह रहा है सुमित लाइन में लेफ्ट से 10वां, इससे क्या पता चलेगा बेटा? सुमित अगर लाइन में लेफ्ट से 10वां है तो टोटल पता लग गया। 10 व्यक्ति थोड़ी है, राइट वाली पोजीशन तो पता ही नहीं इनकी, तो पहले से कोई आंसर नहीं आया। तो जिन्होंने ए कहा वो तो निरे मूर्ख है। दूसरा है अमित लाइन में लेफ्ट से 15वां है और नरेश के राइट है। कह रहा है ये लेफ्ट से 15वां है और नरेश के राइट है, यहां नरेश है। तो इससे क्या पता लगेगा बेटा? बार बार लेफ्ट लेफ्ट बताए जा रहे हो, लेफ्ट के साथ राइट आएगा तभी तो उत्तर आएगा। तो यह भी गलत हो गया बेटा हमारा। उसके बाद विनोद लेफ्ट से 15वां है और उसके राम के बीच 7 व्यक्ति हैं, इससे भी नहीं पता चला बेटा। विनोद लेफ्ट से 15वां है, मान लिया ये लेफ्ट से 15वां है, ये विनोद है। उसके और राम के बीच में 7 व्यक्ति, 7 तो हमें वैसे पता कि 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 7 व्यक्ति तो वैसे ही दिख रहे हैं। फिर लेफ्ट से बता दिया, इससे क्या हासिल हुआ? कुछ भी हासिल हुआ। तो डी से भी हमारा आंसर नहीं आया। तो जिन्होंने कहा कि डी, अरे डी भी मूर्खों नहीं है, डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो फिर हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होगा ये, मोहित लाइन में लेफ्ट से 10वां है। मोहित लाइन में लेफ्ट से कितना है? 10वां। आ गया 10वां। ये कौन है? मोहित। तथा नरेश के तुरंत लेफ्ट है। ये मोहित नरेश के तुरंत लेफ्ट है, ये नरेश है, नरेश के तुरंत लेफ्ट है। तो नरेश लेफ्ट से कितना होगा? अगर ये लेफ्ट से 10वां है तो नरेश लेफ्ट से 11वां होगा। और नरेश राइट से 10वां है और नरेश राइट से कितना है? 10वां। जब नरेश की पोजीशन हमें लेफ्ट से भी पता चल गई, नरेश की पोजीशन हमें राइट से भी पता चल गई, तो 11 और 10 21 माइनस 1 20, टोटल व्यक्ति 20 होंगे। सी ऑप्शन से हमारा उत्तर है। इसे कहते हैं डाटा सफिशिएंसी। उत्तर नहीं निकालना था यहां पे, उत्तर नहीं निकालना था यहां पे, यह बताना था कि कौन व्यक्ति, यहां पे टोटल व्यक्ति बताने के लिए कौन से कथन में दिया गया। यानी इस चैप्टर के क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा डाटा सफिशिएंसी के माध्यम से। यूपी के तमाम एग्जाम्स में मैंने देखे ऐसे पूछा जा रहा है। आजकल एसएससी में यही पैटर्न आ रहा है। डाटा सफिशिएंसी सीजीएल के मेंस में आ रहा है। तो यूपी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, सवाल 100% आएगा, यहीं से आएगा बेटा। किसी एक का लेफ्ट और एक का राइट पता होना चाहिए, या उसके पड़ोसी का लेफ्ट राइट पता हो, या उसके पड़ोसी का लेफ्ट राइट पता हो। इसको कह देते हैं बेटा डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी होता है आंकड़ों की पर्याप्तता। तो ऐसा ही सवाल आपकी खिदमत में यह पेश कर देता है। ये रहा बेटा, पहले हिंदी में लगा रहा हूं, पहले इंग्लिश में लगा रहा हूं, फिर हिंदी में लगाऊंगा। पहले हिंदी में लगा रहा हूं, फिर इंग्लिश में लगाऊंगा। इंग्लिश में लगा रहा हूं थोड़ा सा। रीड द गिवन क्वेश्चन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एडिशनल रिक्वायर्ड आंसर। A group of students in sitting in a straight row and watching a cinema. Dinesh is sitting fifth from left and Nimesh is sitting left from right. कह रहा एक सिनेमा हॉल में कुछ आदमी बैठ के सिनेमा देख रहे हैं। यहां पे इस पंक्ति में ये लेफ्ट है, ये राइट है। जो दिनेश है वो फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट साइड है, लेफ्ट से फिफ्थ जो है वो दिनेश है, और निमेश जो है वो लेफ्ट से 9वां है, लेफ्ट से 9वां निमेश है।
इसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति ये बताने के लिए कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है। या तो इनकी पोजीशन राइट से बता दे या इनके पड़ोसी की पोजीशन राइट से बता दे। 1 मिनट का समय दे रहा हूं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, फिर मैं हिंदी मीडियम वालों को समझाऊंगा यहां पे, और हिंदी में ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं हिंदी में ही क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये डाटा सफिशिएंसी के माध्यम से पूछेगा, ये लेटेस्ट पैटर्न है। यूपी के जो एग्जाम दोगे, सीजीएल का जो एग्जाम दोगे, वो इसी पैटर्न पर सवाल आएगा, यानी रैंकिंग का सवाल सीधा नहीं पूछेगा, ऐसे घुमा के पूछेगा। तो आपको यहां फैक्ट्स का पता होना चाहिए कि हम टोटल निकालते हैं तो भैया कैसे निकालते हैं, हमें फैक्ट्स का पता होना चाहिए यहां पे। ठीक है बच्चे। अब हिंदी में बता दो बेटा, कौन सा ऑप्शन, अंग्रेजी मीडियम वाले बता दो, हिंदी मीडियम वाले आ जाओ, अंग्रेजी भी यहीं से समझ आ जाएगा। ये कुछ डाटा तो अपने क्वेश्चन में दे देता है कि छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा एक संगीत कार्यक्रम देख रहा है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। दिनेश लेफ्ट से 5वां और निमेश लेफ्ट से 9वां। ये लेफ्ट से 5वां है दिनेश और ये लेफ्ट से 9वां है दिनेश, ये निमेश है। मतलब 5 के बाद 6, 7, 8 और 9। ये बताने के लिए कि टोटल व्यक्ति जो सिनेमा देख रहे हैं वो कितने हैं, ए ऑप्शन को जोड़ दें तो आंसर आएगा, बी ऑप्शन को जोड़ दें तो आंसर आएगा, सी ऑप्शन को जोड़ दें तो आंसर आएगा, डी ऑप्शन को जोड़ दें तो आंसर आएगा। भाई साहब टोटल तभी आता है जब हमें, आपको आंसर नहीं बताना, आपको सिर्फ यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें जोड़ दें जिससे हमें टोटल पता लग जाए। आंसर 80% ने डी कहा है, लगभग 5-10% सी कह रहे हैं, 2-4% ये 10% ए बी भी कह रहे हैं। जल्दी बताओ बेटा। अगर पेपर 18 फरवरी को है तो मैं तब तक आपको कोर्स कवर करा दूंगा, डबल क्लासेस लगा देंगे आपकी, मेरा 1 महीने में कोर्स उड़ जाएगा। ठीक है बच्चे, बताओ। आ जाओ बेटा, डी कह रहे हैं। दिनेश और निमेश के बीच में 4 हैं, अगर मान लो इनके बीच में 4 हो भी, वैसे तो हो नहीं सकता, ये 5वां 9वां है तो 3 4 है, तो हमें टोटल नहीं पता लगेगा। राजेश लेफ्ट से छठा है और दिनेश के ठीक राइट है। लेफ्ट से छठा, यहां राजेश बैठा है और ये दिनेश के ठीक राइट है, लेकिन फिर से लेफ्ट पता चला, लेफ्ट पता चला तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सतीश लेफ्ट से 8वां है, ये 5वां है, ये छठा, ये 7वां, ये लेफ्ट से 8वां, ये सतीश है। और निमेश के ठीक लेफ्ट है, निमेश के ठीक लेफ्ट है। भाई साहब सतीश निमेश के ठीक लेफ्ट है, ठीक है, लेकिन सारे लेफ्ट बताते जा रहे हो, सारे लेफ्ट बताने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बनेगा डी, प्रत्येश राइट से 7वां है और उसके और दिनेश के बीच में एक विद्यार्थी बैठा है। तो या तो यहां पे प्रत्येश हो सकता है और ये राइट से बता दिया, या वो यहां पे हो सकता है प्रत्येश और वो राइट से बता दिया।
तो प्रत्येश को बिठा के उसकी पोजीशन राइट से समझा दी, और अगर राइट से पोजीशन बता दी तो हमारा आंसर डी दिल्ली होगा। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर जो दिया वो डी दिल्ली दिया। तो अब आप तरीका समझ गए हो कि अगर डाटा सफिशिएंसी के माध्यम से प्रश्न पूछेगा तो वो इसी प्रकार से ही पूछेगा। आया बेटा समझ में? दिमाग में कछु बात बनी? तो ऐसे ये सवाल मैं आपको कह रहा हूं भाई, डाटा सफिशिएंसी के माध्यम से पूछेगा। आपको इसका यहां टोटल नहीं बताना, कुछ टोटल निकालने के चक्कर में रह गए। मुझे नहीं पता कि सी ऑप्शन कैसे बता रहे हैं। निशी, लाल बाबू, मोहित, विनोद, सुमित, ऋषि, ये सी पे जोर दे रहे हैं। सी पता है क्या कह रहा है? सी कह रहा है सतीश लेफ्ट से 8वां है। मान लिया सतीश लेफ्ट से 8वां है। आओ बेटा सी दूर कराता हूं। ये 5वां है, ये 6ठा, ये 7वां, 8वां, ये रहा लेफ्ट से 8वां। लेफ्ट से 8वां है सतीश, और ये निमेश के लेफ्ट है, ये निमेश के लेफ्ट है। तो ये 9वां, ये 8वां, ये 7वां, 6ठा, ये 5वां। तो राइट से किसकी पोजीशन बता दी? टोटल हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक राइट से है। राइट टोटल कब आएगा बेटा? टोटल आएगा जब हमें किसी की पोजीशन लेफ्ट से भी पता हो, जब हमें किसी की पोजीशन राइट से भी पता हो, और हम दोनों को जोड़ के -1 करें, तब हमसे टोटल आएगा। या तो सीधा सीधा बता दे, या उसके पड़ोसियों की कोई पोजीशन लेफ्ट राइट से बता दे, तो हम यहां पे इसी हिसाब से अपना उत्तर निर्धारित कर सकते हैं। तो बेटा ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, इनको डाटा सफिशिएंसी, मैथ्स का भी अगर कोई प्रश्न आएगा ना तो वो सीधा नहीं पूछेगा, वो डाटा सफिशिएंसी के माध्यम से पूछेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू बताने के लिए कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है, और कथन आपको मिक्सअप करके दे देगा कि एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है, तो कौन से कथन में जो डाटा है वो दिया गया है वो पर्याप्त है, तब आप उसको ढूंढेंगे। समय का पता नहीं चला बेटा, चैप्टर पूरा हो गया। कल नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। आज कुछ नया मिला सीखने को। ये हर चैप्टर में ऐसे ही आएगा, हर चैप्टर में आपसे ऐसे ही सवाल पूछ सकता है। हर चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग में पूछ लेगा कि इसका कोड बताने के लिए कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है। तो ये पीडीएफ हमारा 4 जनवरी और 12:30 बजे वाले बैच का आपको ये प्राप्त हुआ। ठीक है बेटा, चलिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय हिंद।